अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम बात करेंगे यूईटी के एडमिशन टेस्ट के बारे में विच इज ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई कैट के अंदर 300 के राउंड अबाउट कैसे स्कोर कर सकते हैं और ई कैट के हवाले से एक बच्चे को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगी। प्रेपरेशन टिप्स के हवाले से अप्लाई कैसे करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, पैटर्न क्या है, सेंटर कहाँ बनता है, डेट्स क्या है और मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चों ने ई कैट पास किया हुआ है उनसे ओपिनियन लेके और इनकी वेबसाइट स्टडी करके फिर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी सुननी है। एंड पे मैं आपको प्रेपरेशन के टिप्स और ट्रिक्स लाजमी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यूईटी की वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके uit.admission.edu.pk ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले आपने अपना जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहां पे जाके आपने अप्लाई करना है उनके पोर्टल के ऊपर। और सबसे पहले अपना आपने वहां पे चालान क्रिएट करना है। अब चालान क्रिएट करना है वो है 2500 का चालान होगा, जो कि आप एच बी एल की किसी भी एच बी एल की ब्रांच या एच बी एल के ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर के कनेक्ट के थ्रू अगर आप एच बी एल के अकाउंट होल्डर नहीं है वहां पे पे कर सकते हैं। इसी तरह आपने यूपीएल का जो अगर आपके पास अकाउंट है तो यूपीएल की किसी भी ब्रांच पूरे पाकिस्तान में पे कर सकते हैं, यूपीएल की मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं, और या फिर यूपीएल जो ओमनी जो जिनका जो यूपीएल के अकाउंट होल्डर है उसके थ्रू ये पे कर सकते हैं। जब आपने 2500 पे कर दिया जो कि इसकी एप्लीकेशन फी है, उसके बाद आपको जो उसका टोकन नंबर वहां से मिलेगा, वो टोकन नंबर आपने फिर ऐड करना है अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। जब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप वो टोकन नंबर ऐड कर देंगे, उसके बाद वहां पे आपके पास जो आपकी मजीद इंफॉर्मेशन जिसमें आपने अपना डोमिसाइल ऐड करना है, आपने अपना सीएनआईसी ऐड करना है, आपने अपना बे फॉर्म या सीएनआईसी ऐड करना है, या फिर आपने जो पार्ट 1 का जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो आपने ऐड करना है, साथ मैट्रिक की डिग्री आपने ऐड करनी है, आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। तो इसके बाद जब आप सबमिट करवाएंगे तो फिर आपका एडमिटेंस कार्ड बनेगा। अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसमें आपने जो टाइम है, यानी जो डेट मैं आगे जाके बताऊंगा, वो आप अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो आपका जिस दिन आपने एग्जाम देना है उसका मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेंटर भी आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिन सेंटर्स की सीट्स फुल हो जाती हैं, अगर वो फुल हो गई यानी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने बच्चों ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। यानी लाइक अगर यूईटी लाहौर का सेंटर मतलब लोगों ने चूज कर लिया क्योंकि उसकी ज्यादा यहाँ पे बच्चे टेस्ट देते हैं, तो अगर वो फुल हो गई उसके बाद बेशक लाहौर का बचा तो उसको टैक्सी ला जाके किसी और सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहले अप्लाई करेंगे तो आपका पहले आपके मुताबिक जो है वो सेंटर बन जाएगा। अब डेट्स क्या है, तो अब हुआ क्या है अब इस साल से कि जो आपके पंजाब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है पीईसी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अब मल्टी टेस्ट जो है ना वो जो रूल है वो अपनाया। यानी कि पहले ई कैट का साल में एक टेस्ट होता था, अब साल में ई कैट के दो टेस्ट होना शुरू हो गए। एक टेस्ट इनका मार्च में हो चुका है, ठीक है, काफी बच्चों ने वो दिया है, काफी टफ एग्जाम था, और एक टेस्ट इनका मई में आने वाला है, ठीक है। अब जो उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 2 मई, और आपका जो एग्जाम है वो 13 to 17 मई के दरमियान, और हर डेट पे एग्जाम होता है। यानी 13 को भी होगा, 14 को भी होगा, 15 को भी होगा, 16 को भी होगा। तो आप अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर भी और टाइम भी। और जो उसका रिजल्ट है, जो ई कैट का रिजल्ट आएगा जो अभी होने जा रहा है मई के अंदर, उसका 24 मई को जो है वो रिजल्ट आएगा। अब ये थी डेट्स। अब इसके बाद आप इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं, तो सेंटर जो है ये मैंने अपलोड किया, इसकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैंने सारे सेंटर्स की एक लिस्ट अपलोड की हुई है स्क्रीन के ऊपर, आप ये देख सकते हैं। लाहौर यूईटी के जितने भी कैंपस है वहाँ पे सेंटर बनता है, बीजेडयू में सेंटर बनता है, तो आप अपनी मर्जी का सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन सा बच्चा एग्जाम दे सकता है, कौन कौन सा नहीं दे सकता। अब जिन बच्चों के 60% मार्क्स हैं मैट्रिक के अंदर, वो
और जिन बच्चों के 60% मार्क्स हैं एफएससी पार्ट वन, इंटरमीडिएट पार्ट वन, या फिर डीएई का जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने बीएससी का डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है, या फिर जिन्होंने बीटेक, अब ये एसोसिएटेड डिग्रीज हैं जो कि ये भी अगर आपने की हुई हैं तो आप इंजीनियरिंग का एग्जाम ई कैट दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 60% प्लस होने चाहिए, फिर आप जो है वो ई कैट का एग्जाम दे सकते हैं। अब जब आपने एक और बड़ी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उसमें आपने चूज करना है कि आप किस कैटेगरी का एग्जाम देना चाह रहे हैं। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश चूज करेंगे। अगर आप आईसीएस के हैं तो आप फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स चूज करेंगे। अगर आप आईसीएस स्टैट कर रहे हैं तो आप फिजिक्स की जगह स्टैट चूज करेंगे, कंप्यूटर चूज करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे और मैथ्स चूज करेंगे। तो ये आपने लाजमी कैटेगरी अपनी चूज करनी है, और कैटेगरी चूज करने के बाद जब आप टेस्ट में अपीयर होंगे तो जिस कैटेगरी का आपने सिलेक्ट किया होगा उसी का सिलेबस से आपका जो है वो ई कैट का टेस्ट लिया जाएगा। और जिन्होंने जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे, प्री इंजीनियरिंग, अब जरूरी नहीं है कि अगर प्री मेडिकल ने वाले बच्चे ने अप्लाई टेस्ट दिया तो वो इंजीनियरिंग के लिए या आईटी की हर फील्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, उसका आपने ई कैट दिया, तो आप सिर्फ बायो मैकेनिकल, जो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, या बायो फिजिक्स है, बायो केमिस्ट्री, सिर्फ इन 3 डिग्रीज के लिए एलिजिबल है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग किया तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने आईटी कंप्यूटर के लिए किया तो आप आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप स्टैट्स किए तो आप आर्किटेक्चर, इस तरह की जो मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर अपलोड की हुई है कि किन किन डिग्रीज के लिए आप एलिजिबल। अगर डीएई का कोर्स किया हुआ तो उसके लिए स्पेसिफिक डिग्रीज हैं। मैथ्स के अंदर बीएस कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर बीएस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये तो आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद पैटर्न क्या है? अब 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर से आपके 10 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, 30 एमसीक्यूज आपके, 30 एमसीक्यूज होंगे आपके फिजिक्स के, 30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के, और 30 एमसीक्यूज आपके केमिस्ट्री के। यानी जो 3 आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किए हैं उसके 30 एमसीक्यूज होंगे, और इंग्लिश के आपके 10 एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यूज जो है वो 4 नंबर का है, और टोटल आपके ये 400 मार्क्स का ई कैट का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 100 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यूज। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग लाजमी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत होगा तो उसके आपके 5 नंबर कटेंगे, यानी कि एक आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपके 4 नंबर कटेंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग एमडी कैट और ई कैट में थोड़ी सी बच्चों को तंग करती है, इसके आपका मेरिट बड़ा नीचे, मार्क्स बड़े नीचे आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपका जो आपके पास सिलेबस है, सिलेबस आप सारा जो है आपका इंटरमीडिएट का, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपने हर टॉपिक को कवर करना है, जो आपका फर्स्ट ईयर का है, जो आपका सेकेंड ईयर का है, क्योंकि सिलेबस एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा सिलेबस है ये। इसी तरह ए लेवल्स में जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे ही सिलेबस में शामिल हैं। इनकी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, जो आपने पढ़ा इंटरमीडिएट के अंदर वो सारा का सारा शामिल है, और अच्छा खासा सिलेबस बन जाता है और बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग जो इस साल चीज हुई है कि जो ई कैट है वो पंजाब के, इवन पाकिस्तान के प्राइवेट और गवर्नमेंट सब के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो ई कैट कंपलसरी हो गया, यानी हर बच्चे ने ई कैट में अपियर होना ही होना। इसी वजह से उन्होंने 2 ई कैट कर दी हैं, और जिसमें बच्चे का स्कोर ज्यादा होगा, आप दोनों भी दे सकते हैं, जिसका में स्कोर ज्यादा होगा उसका वो एक्सेप्टेबल होगा, यानी जो ज्यादा स्कोर वाला ई कैट होगा वो उसका एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आप बार दोबारा भी दे सकते हैं। ये एक एडवांटेज हो गया। अब ई कैट एक टफ एग्जाम है, ई कैट एक टफ एग्जाम है। एमडी कैट में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जीके के टेस्ट में भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ई कैट के अंदर सारा सिलेबस है और आपने सारा का सारा कवर भी करना है। अब इसमें 33% मार्क्स जिसके अबव होंगे वो पास, यानी 400 में से 133 मार्क्स इससे ज्यादा होंगे वो पास कंसिडर होगा, बाकी सारे बच्चे फेल कंसिडर होंगे। अब जब आपके स्कोर आ जाएगा, होता क्या है कि जब आप एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो उसके हफ्ते बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। अब रिजल्ट तो अनाउंस हो जाता है, लेकिन जो इसका मेरिट है
जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है एफएससी के रिजल्ट के बाद, यानी जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा तब आप अप्लाई करते हैं, फिर आपका मेरिट बनता है, फिर उसके मेरिट लिस्ट उसके बाद लगती है। और मेरिट लिस्ट एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपने 25% आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं, 45% एफएससी के मार्क्स हैं और 30% आपके एंटी टेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 0.25 को आपने अपने मैट्रिक के नंबरों से प्लस 0.45 अपने एफएससी के नंबरों से प्लस 0.30 को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने एंटी टेस्ट के नंबरों से, तीनों को आपने ऐड कर देना है। इस तरह आपका मेरिट बनेगा। अब यूईटी का जो मेरिट है वो लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा मेरिट था वो था सीएस का, जो कि 81 to 82% के करीब था। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक परसेंट आप नीचे आते जाए, 80%, 79% इलेक्ट्रिकल का, फिर 78 सिविल का, 78 79 ही जो मैकेनिकल का। अब जो फीस है ई यूईटी की वो जिनका जो मेरिट पे नाम आता है उनकी पर सेमेस्टर 50,000 45 to 50,000 फीस है। इसी तरह एक सेल्फ फाइनेंस पे भी इनकी मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपको 75 to 80,000 जो है वो फीस देनी पड़ती है, लेकिन उसका मेरिट थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा मेरिट कम होता है, लेकिन आपको उसमें फी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो जो ओपन मेरिट पे है उसका मेरिट बहुत ज्यादा है। तो ई कैट एक मुश्किल एग्जाम है। मैं फिर कहूंगा अब कैसे आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जब आपने एग्जाम डे पे जाना है तो एग्जाम डे पे जाते हुए आपने अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड या लाइसेंस आपका या डिग्री ओरिजिनल या फिर जो ए लेवल्स वाले हैं उनका जो एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है वो आपने साथ लाजमी लेके जाना है, फिर ही आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ सकते हैं। अब ये तो सारी इंफॉर्मेशन थी, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी डायरेक्शन बनाएगी। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, हेल्पिंग मटेरियल क्या है। देखें, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं, किसी भी टीचर से आप पढ़ लें, किसी भी जो मशहूर इदारे हैं आप चले जाएं, लाजमी जाएं। आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने, बल्कि 3 महीने आपको चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने नहीं। अक्सर लोग कहते हैं 1.5 2 महीने में हो जाता है। मैं कहता हूँ सिलेबस इतना ज़्यादा है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए ई कैट की तैयारी करने के लिए। और हेल्पिंग बुक्स आप अपने पास रखें और किसी भी इदारे की आप हेल्पिंग बुक्स यूज कर लें। पास पेपर लाजमी आपने करने, जो पुराने पेपर हैं उनके एमसीक्यूज लाजमी अटेम्प्ट करें, देखेंगे एमसीक्यूज कैसे आते थे, कैसे पूछते थे। अब जब आपने तैयारी करनी है, टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं जब आपने तैयारी करनी है, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ किसी भी एंटी टेस्ट का एक ही असूल है, जो टॉपिक आप पढ़ें आप उसको समझ के पढ़ें। उसका कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक चीज आपकी इंटरमीडिएट में अगर आ रही है 1+1 आपकी बुक में लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट मैथ्स है फॉर एग्जांपल या केमिस्ट्री है, उसमें लिखा हुआ 1+1 = 2, लेकिन एंटी टेस्ट में वो चीज इस तरह नहीं पूछी जाएगी। वो आपसे पूछा जाएगा कि 3 - 1 क्या होता है, यानी वो उसी चीज को घुमा के पूछेंगे, लेकिन वो चीज होगी बुक से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जब एक टॉपिक पढ़ना है तो वो आपसे इस तरह आपने पढ़ना है कि आपको वो टॉपिक से किसी भी तरह का एमसीक्यूज पूछ ले, किसी की तरह उससे कितना को वो एमसीक्यूज डिफिकल्ट कर देगा। तो आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप हर तरह का एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकें। और इसका एक ही फॉर्मूला है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपका एमसीक्यूज गलत हो रहा है तो समझिए उस टॉपिक को बार बार। फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, उस चैप्टर के एमसीक्यूज आपसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, तब उस चैप्टर को दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। नहीं समझ आ रही तो अपने टीचर्स के पास जाएं, अपने कोलीग्स से समझें, अपनी जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं उनके पास जाएं, उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी उनके टेस्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उन्होंने भी जो टेस्ट बनाए होते हैं वो ज्यादातर पास पेपर से लेके उनका जो है ना वो एक पूल होता है एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज रिपीट भी होते हैं। तो लाजमी आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और इसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव मार्किंग वाला जो एक एस्पेक्ट आता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो कैसे करें। देखें, अब जब आप पेपर में गए तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जिसका जो आपका स्ट्रॉन्ग है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैं फिर बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और अगर कोई एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आता, देखें एमसीक्यूज करने की टेक्निक होती है, अगर आपको एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं आता तो आप बेशक उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर बताता हूं, अगर एक दफा आप एमसीक्यूज रीड करेंगे आपको नहीं आ रहा, छोड़ दें। जब दूसरी दफा उसको रीड करेंगे और थोड़ा कंसंट्रेट होकर उस एमसीक्यूज को रीड करेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं पहुंच जाए, नहीं पहुंच पा रहे। तीसरी ट्रिक क्या है कि आप जो है वो रूल आउट करें गलत एमसीक्यूज को। आपके पास जो ऑप्शन है अब उनको पढ़ें, ठीक है, और रूल आउट करते जाए कि यार ये ऑप्शन, और इसमें यकीनन ऐसे ऑप्शंस होंगे जो टोटली इरेलीवेंट होंगे,
तो फॉर एग्जांपल आपने 3-4 ऑप्शन है, आपने 2 को रूल आउट कर दिया, सिर्फ आपके पास 2 आ रही है कि आप यहाँ इन 2 में से कोई एक है, तो वो वाला एमसीक्यूज आप लाजमी अटेम्प्ट करें। जिसमें आप बिल्कुल चारों में ब्लैंक हो गए हैं, तो वो बेशक आप एमसीक्यूज छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको फिर ट्रिक बताई है एमसीक्यूज करने की कि हमेशा जो गलत ऑप्शन है उसको रूल आउट करें। 4 स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, समझ के जो आपके पास ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन है उनको रूल आउट करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचे और अपने माइंड को लगाएं कि हाँ ये चीज़ वहाँ से आई है कि नहीं आई। तो इंशाल्लाह आप एक जो उसकी करेक्ट ऑप्शन है वहाँ तक पहुँच जाएँगे। सिर्फ कंसंट्रेशन है इस पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्मार्ट स्टडी है। अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से एमसीक्यूज करने हैं, दिमाग खोल के पेपर करेंगे, कंसंट्रेट रह के पढ़ेंगे, माइंड आपका फ्रेश होगा तो आप बहुत अच्छे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने एमसीक्यूज वो छोड़ने हैं जो बिल्कुल जिसमें आप ब्लैंक है, लेकिन जिसने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे अगर रिलेटेड एमसीक्यूज आया हो जितना भी मुश्किल है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस तक पहुंच जाएंगे। अगर आप उसको बार बार रीड करेंगे, कंसंट्रेट रह के, कहीं ना कहीं आपको हिंट दी होगी लाजमी, कहीं ना कहीं आपको उन्होंने हिंट दी होगी, कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज होगी जो आप मिस कर रहे हैं, जो आप दोबारा करेंगे तो आप उस एमसीक्यूज तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ई कैट के एंटी टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने फिर बताया, हेल्पिंग मटेरियल आप किसी भी इंस्टीट्यूट का यूज कर सकते हैं और 3 महीने आपको एटलीस्ट चाहिए। अब उन बच्चों के लिए मशवरा मेरा क्या है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, देखें पहले एक टाइम पे ई कैट होता था, उसके बाद एफएससी के पेपर्स के बाद तो 2-3 महीने होते थे, बच्चे बड़े आराम से तैयारी कर लेते थे। अब ई कैट होना शुरू हो गया सेकेंड ईयर के पेपरों से पहले। अब बच्चों के पास टाइम नहीं है, साथ एफएससी सेकेंड ईयर भी करनी है, साथ ई कैट भी देना है। तो इसका सबसे बेहतरीन हाल यही है कि जो बच्चे मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं, जब वो टॉपिक कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ उन टॉपिक्स के एंटी टेस्ट एमसीक्यूज करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका दिमाग खोलेंगे, आपका पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे, और वही एमसीक्यूज आपके इंटरमीडिएट में भी आते हैं। और जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो आपको बड़ा एडवांटेज होगा कि जब आप उसका एंटी टेस्ट देने लगेंगे, तो आपके पास जब आप अब मई के अंदर आपके पास या अप्रैल के अंदर जिनका एग्जाम हुआ मार्च के अंदर, उनके पास टाइम नहीं था तैयारी के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉलेज भी जाना है, सेकंड ईयर भी पढ़नी है और ई कैट भी तैयार करना है। तो आपको फुल फ्लेज 3 महीने चाहिए इसकी तैयारी के लिए। इस वजह से आपको अब फर्स्ट ईयर के साथ साथ ही जो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज एटलीस्ट वो करने पड़ेंगे, यानी कि जो टॉपिक आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उसी के एमसीक्यूज आपको ई कैट के एंटी टेस्ट के करने पड़ेंगे, और ई कैट अब कंपलसरी हो चुका है। तो ये थी गाइडलाइंस, ये थी टिप्स और ट्रिक्स। एंड पे फिर मैं कहूंगा कि आपने गलत एमसीक्यूज को रूल आउट करना है और स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़नी है, कंसंट्रेट रह के एमसीक्यूज पढ़ना है, और 1 मिनट होता है, टाइम मैनेजमेंट भी आपने लाजमी करनी है। और इंशाल्लाह इस तरह आप ई कैट के अंदर 300-280 प्लस स्कोर कर सकते हैं और आप यूईटी में किसी भी फील्ड में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे से पूछेगा। इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एंटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।